गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए साइंस सेट के रूप में 30 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस हो रहा है, आपके पास जा रही है। हम बिहार एसएससी पे प्रहार करेंगे, आप भी साथ साथ प्रहार करने को तैयार हो जाइए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सेट प्रैक्टिस लगातार करिए, आप लगातार प्रैक्टिस में रहेंगे, अभ्यास करेंगे, एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। लगातार बने रहिए, क्योंकि दरोगा का जो एग्ज़ाम हुई उसमें डायरेक्ट साइंस मेरा सेट से आया है। बीपीएससी ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें डायरेक्ट आया है। अब बारी है बिहार एसएससी की। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, चूकिएगा नहीं, गोल्डन मौका है। 30 क्वेश्चन जा रहा, लगातार जा रहा है, कोई मामूली सी समय लगेगा आपको। स्पीड बढ़ा करके देखिएगा तो मुश्किल से 7 से 8 मिनट, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा आपका 30 क्वेश्चन। और बहुत कारगर, बहुत सटीक रहता है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। आइए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, चलिए लगातार बने रहें ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से। बेहतर होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो पता चलेगा। अभी आप जज नहीं कर पाएंगे। मतलब एक है नहीं है, सरफरोशी की तमन्ना क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब हम अभी से क्या बताएं कि हमारे दिल में क्या है, वक्त आने पे सब चीज़ पता चल जाएगा कि किसने क्या दिया है और किसने क्या कराया है। आइए प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रश्न कह रहा है कि ऐसा लो कलर जो आपको पूरी आसानी से दिखे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो कलर में। चलिए ठीक है। प्रश्न कह रहा है, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषवर्त भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं। देखिए करते उसे हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले बात, प्लांट भोजन बनाया, भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अब क्या होगा? पौधे अपना भोजन बनाया, क्या किया? अपना भोजन बनाया। आए बात समझ में? चलिए, जो इसको लेगा, ये अपना खुद भोजन बनाया, तो इसको हम लोग कहेंगे स्वपोषी। क्या कहेंगे? स्वपोषी, जो किसी पर निर्भर नहीं रहा। अगर इस पर जो कोई निर्भर होगा उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषमपोषी। क्या कहेंगे? विषमपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? विषमपोषी। आए बात समझ में? जो पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषमपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? विषमपोषी कहेंगे। ठीक है। जो खुद से भोजन बनाएगा उसे हम लोग स्वपोषी कहेंगे। अब विषमपोषी में कई तरह के होते हैं, कोई मृत होते हैं, कोई मृत जीवित खाते हैं, कुछ सड़े गले चीजों को लेते हैं। तो अलग अलग नाम। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो दूसरे जीवित पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं, पैरासाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, जो प्रश्न पूछा स्वपोषी के लिए याद रखिए, जो दूसरे पर निर्भर करता है। स्वपोषी में इसको एक क्लास में बांटा जाता है। जैसे स्वपोषी 3 तरह के होता है। कौन कौन होते हैं? पैरासाइट, मैं क्लियर कर देता हूं, पैरासाइट परजीवी, जिसको कहते हैं हिंदी में परजीवी। ठीक। और एक है पैरासाइट हो गया, और एक है होलोजोइक, होलोजोइक, और एक है सेप्रोफाइटिक। क्या है? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? सेप्रोफाइटिक जो सड़ा गला चीज को लेगा, और पैरासाइट जो एक जीवित प्राणी दूसरे जीवित प्राणी पर निर्भर रहेगा, उससे अपना भोजन ग्रहण करेगा, बेगर उसको कील किए हुए, बेगर उसको मारे हुए। राइट। चलिए, जिस तरह से खटमल की बात कर ले, मच्छर की बात कर ले, ये सब परजीवी पैरासाइट्स में आएंगे। ठीक है। हमने होलोजोइक लिखा, ये क्या होता है? होलोजोइक वैसा प्राणी है, होलोजोइक वैसा प्राणी है, अगर आपसे पूछे कि मनुष्य किस में जाएगा? पैरासाइट में जाएगा। हेटरोट्रोफिक तो है, मैंने लिखा विषमपोषी। विषमपोषी तो ये है, ये तीनों विषमपोषी ही है। तो आखिर मनुष्य किस में जाएगा? पैरासाइट में जाएगा, होलोजोइक में जाएगा, सेप्रोफाइटिक में जाएगा। तो आप याद रखिएगा, जिस प्राणी के अंदर, जिस जीव के अंदर पाचन क्रिया होगी, वो हमारा होलोजोइक में जाएगा। इसका मतलब प्रश्न अगर आज से ये पूछता कि मनुष्य विषमपोषी तो है, विषमपोषी होने के साथ वो कैसा है? पैरासाइट है, सेप्रोफाइट है, होलोजोइक है, तो आंसर हो जाएगा होलोजोइक, क्योंकि इसके अंदर संपूर्ण पाचन क्रियाएं होती है। आए बात समझ में? चलिए, तो ये आंसर आपका हो गया क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे अगला प्रश्न कह रहा है,
दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? दंत क्षय यानी दांतों को नुकसान पहुंचने से, लॉस होने से बचाने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाएगा? तो टूथपेस्ट में मिलाया जाता फ्लोराइड। क्या मिलाया जाता? फ्लोराइड। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। दुनिया का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक जो है, दुनिया का विद्युत ऋणात्मक कौन है? विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक जो है कौन है? फ्लोरीन है आपका। कितना होता मान? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं हम लोग विद्युत ऋणात्मक को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मान होता है 4। कितना होता है? 4, याद रखिएगा। और इसी का जस्ट उल्टा अगर आपसे पूछ दिया जाए, दुनिया का, विश्व का सबसे अच्छा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी जो है ऑक्सीकरण एजेंट, यानी ऑक्सीकरण एजेंट जो हम समझते हैं, जैसे एलआईसी पॉलिसी जो कराता है, यानी अपने घटे दूसरे को बढ़ाए, उस तरह के नीति वाले को हम लोग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। तो उसी को कहा जाता है। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपसे पूछे तो कौन है हमारे पास? वो हमारा फ्लोरीन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर की बात कर ले तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। कितना होता है? 9 होता है। ये जो होता है 17वें समूह का है, 17वां समूह का है। ठीक है, ये एक अधातु है। क्या है? अधातु है, गैसीय है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तीसरी बात, अगर इसकी बात यानी इंपॉर्टेंट बात याद रखते चलिएगा, क्या क्या? अगर आपसे पूछ दिया जाए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, तो 9। ठीक है, फ्लोरीन का आपसे पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन है। कितना मान होता है? 4 मान होता है। आई बात समझ में? और ये किस समूह से रहता है फ्लोरीन? 17वें समूह से रहता है। 17वें समूह में रहने वाले को हम लोग हैलोजन के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिएगा, हैलोजन समूह के नाम से भी जाना जाता है। 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन के नाम से भी जाना जाता है। हैलोजन के नाम से। हैलोजन क्यों? ये इसका उपयोग किया जाता है सॉल्ट के निर्माण में। किसके? सॉल्ट के निर्माण में, इसीलिए इसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? फ्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। यानी इतनी बातें। अब फ्लोरीन से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा, जो भी संभावनाएं थी प्रश्न पूछने की, मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है खोल करके। ठीक है, आई बात समझ। यहीं पे एक चीज मैं बता दूं, अगर आपसे ये पूछा है कि सबसे अच्छा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो फ्लोरीन है, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है हमारे पास, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो लिथियम है। क्या है? लिथियम। लिथियम एक धातु है। क्या है? लिथियम एक धातु है। परमाणु संख्या कितने होते हैं? परमाणु संख्या 3 होते हैं। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न पे। यानी आप बने रहे, जो भी संभावित प्रश्न होने का है मैं सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित है? ये क्या है? जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत है कौन सा? तो देखिए अंतिम स्रोत है। अब सबसे पहले जानिए अंतिम स्रोत हुआ, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सूरज। क्यों हुआ इसका देख लीजिए। हर कोई जीवित प्राणी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होता है। ठीक है, पौधों पर निर्भर होता है। और पौधों का भोजन बनाने के लिए, पौधा जो भोजन है, भोजन बनाएगा किसके? भोजन बनाएगा इसके लिए किसके उपस्थिति में? सूरज की उपस्थिति में। सूरज की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेगा, राइट। जब पौधा भोजन बनाएगा ही नहीं तो जो हमारे ऑर्गेन, जैसे मान ले हम लोग हैं, कुछ जानवर वगैरह है जो इसको लेता है, ठीक, लेगा। तो इसमें ये जो ह्यूमन है ये भोजन को लेगा। पौधे जब भोजन बनाएगा तभी लेगा। जब पौधे भोजन बना ही नहीं पाएगा तो क्या ह्यूमन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। और पौधों को भोजन बनाने के लिए सूरज की प्रकाश जरूरी है। तो इसलिए यानी इसका जो अंतिम रूप से यानी हमारा क्या हो गया, ये निर्भर किया प्लांट के द्वारा बनाए गए भोजन पे। और प्लांट किस पे निर्भर किया? सूरज की रोशनी पे। इसीलिए अंतिम विकल्प है ऊर्जा का, वो कौन है? सूरज है। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान लीजिए सूरज है, सनलाइट है, ठीक है, ये प्लांट्स है, ये आपका प्लांट्स है। यहां से जो सूरज की जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है वो प्लांट कितना प्रतिशत ग्रहण किया? तो आप याद रखिएगा सूरज से प्लांट में जो ऊर्जा की ग्रहण होती है,
सूर्य से प्लांट में ऊर्जा का जो ग्रहण होती है 1% होती है मात्र, और मात्र केवल 1% होती है। आपसे प्रश्न ये पूछेगा सूर्य से प्रकाश कितना प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करती है, तो आपका एक ही आंसर आना चाहिए, 1% आंसर होती है। अब यहां दूसरा सवाल ये पूछा जाए कि पौधा प्लांट से जो लिया, इसको उपभोग किया, कंज्यूम किया, ठीक, इसको जो कंज्यूम किया, प्लांट को जो कंज्यूम किया, जो उस कंज्यूम में कितना परसेंट, यानी प्लांट से उस व्यक्ति में जो जीव प्राणी प्लांट को ग्रहण किया, प्लांट को खाया, उसमें कितना प्रतिशत ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ, तो उसमें जो है एक ही आंसर आपको आना चाहिए, 10% ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ। कितना हुआ? 10%। कितना? 10%। यानी सूरज से प्लांट में 1%, प्लांट से अन्य जीवों में कितना, प्लांट का जितना हो, यानी अन्य जीवों क्या कहें, जो जिसको खाएगा उसमें जो उपस्थित एनर्जी होगा उसका 10% ही ट्रांसफर होगा। ये याद रखिए, इस तरह से कहना सही होगा और शुद्ध भी होगा, सुरक्षित भी होगा। आई बात समझ में? यानी हमें अगर कोई खाएगा तो हमें जो उपस्थित ऊर्जा है, दूसरे जो खाने वाला होगा उसमें हमारे ऊर्जा का 10% ही ट्रांसफर होगा। कितना? 10% ही ट्रांसफर होगा। आई बात समझ में? चलिए यहां तक समझ में आ गए। यानी जो भी संभावित थी प्रश्न बनने की, मैंने बता दी, अंतिम किसी भी जीव का अंतिम ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य से प्लांट में कितना प्रतिशत? 1%। प्लांट से अन्य जीवों में जो उसको खाएगा कितना प्रतिशत एनर्जी ट्रांसफर होगा? 10%। और इसका इसी को कहा जाता है 10% लॉ। क्या कहा जाता है? 10% लॉ। और 10% लॉ किसने दिया है ये हमें कमेंट करके बताइए। 10% लॉ वाज या इज गिवन बाय किसने दिया है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? फूल का एक भाग नहीं है, तो सबसे पहले जाने फूल का भाग कौन कौन है। तो फूल का भाग जो होता है बाह्यदल है, ठीक, बाह्यदल। उसके बाद है स्टिग्मा, स्ट्रिकेसर, और एंथर आपका स्टेमन दे दिया, पुंकेसर। ये है आपका स्त्रीकेसर, मतलब फीमेल पार्ट्स। फीमेल पार्ट्स को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टेमन मेल पार्ट है, मेल पार्ट को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बाह्यदल है, इसको हम लोग स्टेमन, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल पिसिल कह लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास पुष्पवृंत है, यानी ये फूल है, मान लीजिए ये फूल है, ये फूल है, ये फूल के ये जो सपोर्टर होता है, ये सपोर्टर जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं पुष्पवृंत। क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। तो ये एक स्टेम टाइप का काम कर गया, एक सपोर्ट का टाइम, इसको हम लोग क्या कहें, फिलामेंट स्टॉक या फ्लावर स्टॉक कह लीजिए। क्या कह लीजिए? फ्लावर स्टॉक। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो फ्लावर स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो फ्लावर स्टॉक एक डंठल है, एक डंठल है, ये डंठल है, फूल ऊपर हो गया, ये इसके पार्ट्स में नहीं आ रहा, ये एक डंठल में है, तो ये हमारा पार्ट्स फ्लावर का नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्प का फीमेल पार्ट्स कौन है, तो पुष्प का फीमेल पार्ट जो होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, यानी वर्तिका, वर्तिकाग्र, और ओवरी को आप अंडाशय कहते हैं। और एक होता है युग्मनस, जिसको हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल्स। तो ये हमारा फीमेल पार्ट्स है। मेल पार्ट्स अगर पूछे तो मेल पार्ट कहिएगा, स्टेमन मेल पार्ट है, इसमें आता है एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, यानी मेल का 2 पार्ट हो गए, फीमेल का 3 पार्ट्स हो गए। याद रखिएगा, कहीं कहीं 4 बुक में, यानी 4 मेल का 4 पार्ट याद रखिए। कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स। और मेल का 2 पार्ट्स याद रखिएगा, स्टेमेन, स्टेमेन में 2 आ गया। कौन कौन? एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है? वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फीमेल पार्ट का जो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है उसको कहते हैं हम लोग स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए आंसर क्लियर हो गया। यानी जो भी प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं मैं सारे को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। ठीक है, पुष्पवृंत क्यों है? कि एक स्टॉक है, फ्लावर का नीचे वाला पार्ट जो स्टॉक, जो कली होता है, जिसको पकड़ करके आप क्या देते हैं, किसी को तोहफा पेश करते हैं, किसी को देते हैं, जिस चीज को पकड़ करके वही स्टॉक कहलाता है। और वो फूल का पार्ट्स नहीं है, वो ग्रीन कलर का होता है, फूल का पार्ट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ये बादल, पिसिल यानी फ्लावर का पार्ट है, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, ये सब फ्लावर का पार्ट है, बट पुष्पवृंत नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा मेल पार्ट बता दीजिएगा। मेल पार्ट कौन है? स्टेमन है। फीमेल पार्ट कौन है? स्टिग्मा है। मेल कितने पार्ट्स है? 2 है। कौन कौन? एंथर और फिलामेंट। फीमेल पार्ट कौन कौन है? तो याद रखिएगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स। मतलब 4 आ गए। आए बात समझ में? चलिए
एंथर, अगर आपसे पूछा जाए परागकण कौन रखता है, तो परागकण मेल पार्ट्स में जाता है, तो मेल पार्ट रखने वाला कौन है, स्टेमेन कह लीजिए या एंथर कह लीजिए। परागकण जहां रहता है उसको हम लोग कहते हैं पोलन सैक। क्या कहते हैं, पोलन सैक कहते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता है। तो देखिए आपके पास आंसर, इसका पास जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें आपका करेक्ट आंसर है बेरी बेरी कैसे होता है, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। ये जो होता है न्यूट्रिशन, अगर मेडिसिन ही इसको दे दिया जाए, इसके लिए टीका नहीं है, इसके लिए टीका नहीं है। थायमीन का मेडिसिन अगर दे दिया जाए, थायमीन का मेडिसिन यानी विटामिन B1 का अनदर नेम क्या है, थायमीन, इसका अगर मेडिसिन दे दिया जाएगा, ड्रग्स दे दिया जाए, सॉरी ड्रग्स नहीं मेडिसिन, हाँ दवा, ठीक है, पिल्स जो ओरल आते हैं, पिल्स का मतलब ओरल जो इंटेक किया जाता है मेडिसिन, उसी को हम लोग पिल्स कहते हैं। ये दे दिया जाएगा तो बेरी की जो समस्या है, जो कमी है विटामिन B1 की कमी, वो दूर हो जाएगी। यानी बेरी एक बीमारी का नाम है जो किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 का अनदर नेम क्या है, विटामिन B1 का अनदर नेम है थायमीन, राइट, ये याद रखिएगा। समझने वाली बात। आखिर लक्षण नहीं पूछता, सिम्टम नहीं पूछता है, इसमें जो सिम्टम्स होता है इसमें क्या होता है, यानी बेरी में क्या होता है, मसल्स वीक होता है, ठीक है, इरिटेशन फील होता है, चिड़चिड़ापन आता है, लगता है कि मसल्स क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, कुछ इस तरह से फील आते हैं। लक्षण नहीं पूछे जाते हैं, लक्षण नहीं पूछे जाते हैं। ये जो है लक्षण सिम्टम जो है ये सब्जेक्टिव का पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव में नहीं जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे मैं बता दूं, खसरा के लिए टीका है, टीका का नाम है MMR। क्या नाम है, MMR, ये याद रखिएगा। टीका का नाम मैं बता देता हूं, टाइफाइड का जो टीका का नाम है TY21A, ये टीका का नाम है, वैक्सीन। इसमें मेडिसिन भी दिए जाते हैं और टीका भी दिए जाते हैं। टाइफाइड का टीका का नाम है TY21A, खसरा का टीका का नाम है MMR। क्या नाम है, MMR। और रेबीज वैक्सीन ही नाम है, रेबीज वैक्सीन ही, जो डॉग्स को काटने से होता है, रेबीज वैक्सीन। चलिए ठीक है, ये टीका का नाम है। आई बात समझ में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी जो भी संभावित होगी प्रश्न बनने की, मैं सारी चीजों को क्लियर करते हुए चला जाऊंगा। आई बात समझ में। चलिए टाइफाइड जो होने वाला कैसा बीमारी है, ये जीवाणु से होने वाला बीमारी है। किससे होने वाला बीमारी है, रेबीज तो नाम ही है वायरस से, और खसरा वूपिंग कफ भी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। ठीक है, चलिए इसके लिए टीका यानी खसरा का टीका कौन कौन है, MMR है। टाइफाइड का टीका कौन है, TY21A है। और रेबीज का जो वैक्सीन का नाम है, रेबीज वैक्सीन नाम है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। लौंग एक सूचक है, लौंग एक सूचक है। इसमें गंधक का स्मेल होता है। क्या होता है, स्मेल होता है। ये जो जिस ऑर्गन के थ्रू आप स्मेल लेते हैं तो उसको कहा जाता है घ्राणीय, घ्राणीय कहा जाता है, यानी ऑल फैक्ट्री ऑर्गन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, घ्राणीय हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बात करेंगे ऑल फैक्ट्री। क्या कहते हैं इसको, ऑल फैक्ट्री, मतलब स्मेल डिटेक्ट करने वाला, गंध डिटेक्ट करने वाला, स्मेल गंध डिटेक्ट करने वाला। आई बात समझ में कि नहीं आई। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि आखिर लौंग जो है, लौंग के बारे में मुख्य बातें जान लीजिए। लौंग एक सूखी पुष्प की कली है। क्या है, लौंग जो है एक पुष्प की कली है। यानी लौंग का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पुष्प की कली भाग खाया जाता है। कैसी पुष्प, सूखी पुष्प, सूखी पुष्प की कली है, ये याद रखिएगा। लौंग सबसे पहले कहां हुआ था, हिस्ट्री के पॉइंट से अगर हम जानेंगे तो ये सबसे पहले इंडोनेशिया में, और आज भी खास करके ज्यादा जाना जाता है इंडोनेशिया के नाम से। किसे, इंडोनेशिया के नाम से, किसे, इंडोनेशिया में। आई बात समझ में। चलिए दूसरी बात कि आखिर अब पूछेगा कि लौंग में स्मेल होने की वजह क्या है। लौंग जो है बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और उसमें गंधक भी पाया जाता है। इसका एक ही कारण है यूजेनॉल। क्या होता है, यूजेनॉल के कारण, यूजेनॉल के कारण। आपसे पूछा जाएगा कि लौंग में जो गंध है, स्मेल है, किसके वजह से है, तो यूजेनॉल की वजह से है। ये याद रखिएगा। ठीक है, यूजेनॉल की ही वजह से क्या क्या चीज है, दो चीजें हैं। कौन कौन, एक गंध स्मेल, और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट। क्या, एंटीऑक्सीडेंट। ये सारी बातें याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लौंग का कौन सा भाग खाया जाता है, तो लौंग का सूखी पुष्प की कली खाया जाता है, भाग खाया जाता है। लौंग में जो गंध है, स्मेल है, और एंटीऑक्सीडेंट है, किसकी वजह से है, यूजेनॉल की वजह से है। लौंग का जो हमारे मस्तिष्क में जो इन्फॉर्मेशन जाता है, जो उसको यानी स्मेल को
स्मेल को जो सूचित करता है, गंध को जो सूचित करता है, उस ऑर्गन को बोला जाता है, उस इफेक्ट रिसेप्टरी ऑर्गन को बोला जाता है। रिसेप्टर को बोला जाता है, ऑर्गन नहीं कहिए, ये ऑर्गन नहीं है, ये रिसेप्टर है। क्या है? ग्राही है, रिसीव करता है, रिसेप्टर है, उसको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी। हिंदी में बात करेंगे इसको घ्राणीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? घ्राणीय कहा जाएगा। तो आई होप कि इससे यानी अब आगे प्रश्न बनेगा नहीं। ऑरिजिन पूछेगा कि लौंग का कहाँ से है, तो इंडोनेशिया से है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे लौंग से रिलेटेड संबंधित मैं आपको बता दिया, और इसके आगे प्रश्न बनने की संभावनाएं नहीं है, ठीक है, एग्जाम में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? घ्राणीय इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये सब जो मैं बता रहा हूं उसको आप लिखते जाइए, या जो मैं लिख दिया हूं बोर्ड पर उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत कारगर होगा जब एग्जाम दीजिएगा, तब जाकर के पता चलेगा कि मैंने कितना कंसेप्ट दिया है और कितना ही बेहतरी दिया है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके पास क्या है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंग जो है पित्त रस, पित्त रस मतलब बाइल जूस, पित्त रस मतलब बाइल जूस ग्रहण करता है? तो बाइल जूस सीक्रेट करने वाला हमारे पास लीवर है, लीवर को कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी मानव शरीर के अंदर जो बाइल जूस सीक्रेट करने वाला है उसे हम लोग यकृत, लीवर कहते हैं। अब लीवर के बारे में जान लीजिए मुख्य बातें। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। पूछे तो क्या बोलिएगा? लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। दूसरी बात लीवर जो है सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। और लीवर के जो कोशिका, लीवर के अंदर जो कोशिका होता है उस कोशिका का नाम है हिपैटो। क्या नाम है? हिपैटो। ठीक है, लीवर के अंदर जो यानी लीवर के बारे में स्टडी कहलाना क्या कहलाएगा? हिपैटोलॉजी कहलाएगा। लीवर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? स्टडी क्या कहलाएगा? हिपैटोलॉजी कहलाएगा। हिपैटो कोशिका, हिपैटो विज्ञान, हिपैटोलॉजी। आई बात समझ में? चलिए, दूसरी बात जो होता है एक बिलुबिन एजीपीटी, जो जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, तो जॉन्डिस होने से आपसे पूछा जाएगा कि जॉन्डिस होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जॉन्डिस होने से ये लीवर प्रभावित होता है। और अगर जॉन्डिस को अनदेखा किया जाए, जॉन्डिस को क्या किया जाए? अनदेखा किया जाए, ये लॉन्ग लास्टिंग जब हो जाएगा तो लीवर यानी जो होता है लीवर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। वो बीमारी कहलाएगा हेपेटाइटिस बी। क्या कहलाएगा? हेपेटाइटिस बी। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि लीवर में कौन सी कोशिका? हेपेटो कोशिका। लीवर के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा? हेपेटो विज्ञान कहलाएगा, यानी इंग्लिश में बात करें हेपेटोलॉजी। लीवर बाइल जूस को सीक्रेट करता है, यानी पित्त रस को, किसको? पित्त रस को। ठीक है, चलिए, पित्त रस, समझ रहे बात को? चलिए ठीक है। या तो हम सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा, क्या पूछेगा? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि की अगर बात कर दिया तो मास्टर ग्रंथि क्या हमारा? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता पैंक्रियाटिक जूस, क्या पूछा जाता? पैंक्रियाटिक जूस पूछा जाता, तो इसका पैंक्रियाटिक जूस का आंसर क्या हो जाता? यानी इसका होता है पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलिए। पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। चलिए, तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न, यानी जो भी चीज मैं बताता हूं उसको राइट डाउन करते हुए जाइए, स्क्रीनशॉट लेते हुए जाइए। बहुत मुख्य बातें हम आपसे बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है? तो विटामिन सी आप जानते हैं कि विटामिन सी जो होगा, विटामिन सी वो खट्टा वाला पदार्थ में पाया जाएगा। विटामिन सी क्या किस में पाया जाएगा? खट्टे वाले पदार्थ में, जो खाने में क्या हो? खट्टा हो। अब बता दीजिए मुझे, खजूर खाए होंगे, मीठा लगा होगा, ये सबसे ज्यादा पूछ रहा था, सबसे ज्यादा अमरूद में पाया जाता। किस में पाया जाता? अमरूद में। और ये याद रखिएगा, अमरूद में जो है, अमरूद बहुत अच्छा, इसमें फाइबर भी पाया जाता है। क्या होता? फाइबर भी पाया जाता है। यानी ये डाइजेशन, फाइबर खोने से क्या होता है? फाइबर का मुख्य काम होता है आपके शरीर के पाचन क्रिया को क्या करना? मेंटेन करके रखना। जो अनवांटेड चीजें हैं उसको आपको शरीर से क्या कर देना? बाहर कर देना। तो ये बहुत अच्छा चीज होता है अमरूद। ठीक है, और इसमें साइट्रिक एसिड के साथ साथ, एस्कॉर्बिक एसिड के साथ साथ जो पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड अम्ल भी पाया जाता है, ये याद रखिएगा। और ये बहुत अच्छा क्या है? अमरूद का सेवन पाचन क्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। ये एंजाइम वगैरह जो ये होता है, एंजाइम बनाने में इसका रोल होता है। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। मुख्य बातें
अमरूद में यानी कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो पाया जाता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक विटामिन सी का ही दूसरा नाम है। और उसमें ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है अमरूद में, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके पास, देखिए कह रहा है कि जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन म्यूसिस द्वारा विभाजित होती है तो यह नई कोशिका का निर्माण करता है। देखिए सबसे पहले अर्धसूत्री जानिए, अर्धसूत्री, इसका तो आंसर करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, लेकिन अर्धसूत्री जानिए अर्धसूत्री क्या होता है। ये अर्धसूत्री जो है मेल यानी महिला और पुरुष, महिला एवं पुरुष की अंडकोश में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये अंडकोश में। चलिए ये पहला पॉइंट हो गया, अंडकोश हो गया। इसका मुख्य काम है यानी एक तरह का ये एक विधि है। मियोसिस जो है, मियोसिस एक तरह का विधि है, एक तरह का क्या है? एक तरह का विधि है जो कोशिका विभाजित करता है। कोशिका को यानी एक कोशिका को 2 बार विभाजित करती है। क्या करती है? एक कोशिका को 2 बार विभाजित करती है। एक विधि है जो एक कोशिका को क्या करती है? एक कोशिका को 2 बार विभाजित करती है। एक कोशिका को क्या करती है? 2 बार विभाजित करती है। ये याद रखिएगा, 2 बार। तो अब बताइए मेल और फीमेल का फ्यूज, तो मेल अंडकोश में एक कोशिका 2 बार विभाजित होगा और फीमेल में भी एक कोशिका 2 बार विभाजित होगा। तो कितना हो गया? ये मेल है हमारे पास, मेल के पास एक कोशिका कितना बार? 2 बार विभाजित, और ये फीमेल है एक कोशिका कितना बार? 2 बार। तो 2 मिलकर कितना हो गया? यानी 4 नए कोशिका, यानी एक बार जब मियोसिस हो गया तो 4 नए कोशिका का निर्माण करेगा। ये आपका करेक्ट आंसर। अगर मियोसिस की जगह माइटोसिस हो जाता, क्या हो जाता? माइटोसिस। तो ये याद रखिएगा, माइटोसिस के केस में एक कोशिका जो विभाजित होगा तो 2 नई कोशिका, 2 ही गुनी कोशिका का निर्माण करेगा। ये माइटोसिस के केस में है। मियोसिस के केस में ये आपका आंसर आ गया, ये याद रखिएगा। कोई दिक्कत? चलिए मियोसिस के बारे में जो सबसे पहले बताया था, अगर आपसे पूछा जाए अगर कि मियोसिस का टर्म किसने दिया है, तो ये याद रखिए, मियोसिस का टर्म जो दिया है, मियोसिस का टर्म किसने दिया है? मियोसिस का टर्म दिया है ऑस्कर हार्वेस करके, ऑस्कर हावर्स का लिख लीजिए, हावर्स, ठीक है ना। ये है जो मियोसिस का टर्म दिया है। मियोसिस का क्या दिया है? मियोसिस का टर्म दिया है। ऑस्कर क्या दिया था? ऑस्कर हैविस या हॉवर्ट्स करके, जो एक प्रोनाउंसिएशन हैविस या हॉवर्स, ठीक है ना, हैविस ही होगा, प्रोनाउंसिएशन में हैविस ही आना चाहिए। चलिए तो ये दिया मियोसिस का टर्म, ये याद रखिएगा। मियोसिस एक प्रोसेस, एक प्रकार का विधि है जो कोशिका यानी एक कोशिका को 2 बार विभाजित करती है। तब मेल कोशिका और फीमेल कोशिका 2 और 2 मिलकर कितने? 4 कोशिका, 4 नए कोशिका निर्माण करेगी। मियोसिस होती कहाँ? तो याद रखिए मेल और फीमेल की अंडकोश यानी मतलब टेस्टिज अगर बात करेंगे इसको, और मेल में टेस्टिज और फीमेल में बात करेंगे तो ओवरीज, ठीक है। इसी को अंडकोश कहा जाता है, गोनेट्स कहा जाता है, राइट। इंग्लिश में बात कर लें अगर हम तो। चलिए तो ये आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक टर्म ये याद रखिएगा, मियोसिस टर्म किसने दिया है? तो ऑस्कर हैविस ने दिया है, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास। अगला प्रश्न है लैक्टिक अम्ल सामान्यतः पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और दूध का जो हम मुख्य बात याद रखिएगा, दूध के में अम्ल तो लैक्टिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल इसका पीएच याद रखिएगा 7.4 से लेकर के 7.9 तक होता है, ये याद रखिएगा। सॉरी 7.4 नहीं, एसिडिक होता है तो ये तो आपका 6.4 से लेकर के 6.9 तक होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, एसिडिक होता है। दूसरी बात, दूध को पचाने के लिए जो प्रोटीन यानी दूध में प्रोटीन पाया जाता है, दूध जो पचता है, मिल्क जो पचता है किसके रोल से? पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। और बच्चे में जो मिल्क पचता है किसके वजह से? रेनिन की वजह से। किसके वजह से? रेनिन की वजह से। यानी रेनिन एक प्रोटीन है जो मिल्क को पचाता है, किसमें? इन्फेंट में, बच्चों में। जिस बच्चों में रेनिन नहीं पाया जाता है वो बच्चा दूध लेते ही क्या कर देता है? उल्टी। दूध लेते ही अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बच्चे दूध लेता और उल्टी कर देता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसमें जो है बच्चों में क्या चीज की कमी पाई जा रही है? तो बच्चों में रेनिन की कमी पाई जा रही है। और ये रेनिन कहाँ उपस्थित होते हैं? ये अमाशय में होते हैं। अमाशय में कहाँ? स्टमक में।
ये सारे चीज जो मैं बता रहा हूं ये सब प्रश्न है, प्रश्न बन सकती है। आपसे पूछेगा रेनिन कहाँ उपस्थित, अमाशय में। रेनिन क्या करता है, रेनिन मिल्क पचाता है किसमें, बच्चों में। जिस बच्चों में मिल्क नहीं ये रेनिन नहीं होगा तो उसको क्या पचाएगा, तो वो उल्टी कर देगा। और रेनिन जो होता है मिल्क को पचाकर किस में कन्वर्ट करता है, कैसीन में। रेनिन मिल्क को पचा करके किस में कन्वर्ट करता है, कैसीन में। ये सारी मुख्य बातें ये याद रखिएगा। और जो उससे संबंधित जो थी हम बता देते हैं, आपको बता दिए। दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। अगर यही दूध दही में कन्वर्ट होगा तो क्या पीएच यही रहेगा या घटेगा, तो पीएच घटेगा। कितना घटेगा, 6 से कम होगा। क्या होगा, 6 से कम होगा। जब क्या होगा, दही बनेगा। दूध से जब दही बनेगा तो हाईली एसिडिक होगा और उसका पीएच 6 से कम जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। हाँ देखिए, कह रहा है बाय व्हाट मेथड डू ड्राई आइस मेथनॉल्स मोथ बॉल्स आयोडीन क्रिस्टल्स एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग जिंक टर्न फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस। मतलब देखिए ये सारे लैंग्वेज आपको फंसाने के लिए दे दिया है। कह दिया है क्या कि सॉलिड से मतलब ठोस से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। ठोस से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो ठोस से गैस बने बेगर लिक्विड फेज में आए हुए उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसी को कहते हैं इंग्लिश में सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। आई बात समझ में, सब्लिमेशन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए, यानी ये इतना लैंग्वेज आपको, यानी आंसर क्या हो रहा था, लास्ट लाइन से आपका आंसर बन रहा था। वो सारे लैंग्वेज आपको उलझाने के लिए दिया। बहुत सारे बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देखेंगे छोड़ देंगे, बनाएंगे ही नहीं। ठीक है चलिए, आइए। पीएच जो लिखा रहा था, पीएच यानी पीएच क्या होता है, किसी एक स्केल है। पीएच क्या, एक स्केल है जो चीज किसी एसिडिक को मापने के ये काम करता है। तो क्या कहता है, पीएच में जो पी है इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है। यानी पी का मतलब क्या होता था, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है पावर। ये ग्रीक वर्ड है, पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, H4 हाइड्रोलिक, यानी किसी कंपाउंड से कितना पावर में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोलिक हाइड्रोजन पावर। ठीक है, पोटेंज का मतलब होता है पावर। ठीक है, ये याद रखिएगा, पोटेंज का मतलब होता है पावर। और पीएच जो होता है, पीएच बराबर होता है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है पीएच का। ठीक है, अगर मान लीजिए पीएच हमारे पास, अगर पीएच का वैल्यू 7 आ गया, क्या आ गया, 7 आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम आ गया, क्या आ गया, लेस देन 7, ये सॉरी हाँ लेस देन 7 हो गया। पीएच का वैल्यू लेस देन 7 हो गया तो क्या कहलाएगा, ये अम्ल कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। अगर पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो गया तो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। ये याद रखिएगा, पीएच का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 हो गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद जरूर रखिएगा। पीएच बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यानी कितना कंपाउंड H प्लस आयन रिलीज हुआ है, जिसमें से पीएच में जो पी है वो रिप्रेजेंट करता है पोटेंज को। किसको, पोटेंज को। तो यहां तक आई होप कि समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, पीएच P4 पोटेंज मतलब पावर। किसका पावर, H प्लस आयन का पावर। स्केल में बता ही दिया। अगर पीएच का वैल्यू 7 आ गया तो उदासीन, अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम आ गया तो ऐसे अम्लीय, अगर पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा आ गया तो उसको क्षारीय कहेंगे। चलिए CH3 का सामान्य नाम क्या है, CH3 का सामान्य नाम जो है क्लोरोफॉर्म है। क्या है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। क्या होता है इसका यूज किया जाता है एनेस्थेसिया के रूप में। किसके रूप में, एनेस्थेसिया मतलब बेहोशी जो होता है, सर्जरी करने से पहले जो शून्य किया जाता है, जो इंजर्ड किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH3, यानी एक कार्बन एक हाइड्रोजन 3 क्लोरीन। ठीक है, इसी को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ यूज किया जाता है, एनेस्थेसिया के रूप में। क्या है एनेस्थेसिया, बेहोश करने, शून्य करने, यानी ऑपरेशन करने से पहले जो पेशेंट को बेहोश किया जाता या जिस पार्ट को शून्य किया जाता उसमें ये प्रयोग किए जाते हैं। ये याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 एक क्लोरोफॉर्म है। क्या है, क्लोरोफॉर्म है। आइए अगला प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना की पहचान करें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको सोडा पोटास भी कहा जाता है, कॉस्टिक पोटास, सोडा पोटास नहीं, कॉस्टिक पोटास के नाम से जानिए इसको।
कॉस्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है क्या उसको, अनदर नेम कॉस्टिक पोटास KOH, राइट। चलिए इसका उपयोग जो किया जाता है सोप वगैरह बनाने में, साबुन वगैरह बनाने में। चलिए ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है क्या, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय है, क्या है, एक क्षारीय है, ठीक है। ये याद रखिए, जब क्षारीय होगा तो पीएच क्या होगा, पीएच जो होगा ग्रेटर देन किससे होगा, 7 से होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी किसी भी चीज को एक साइंटिफिक वे में पढ़िएगा तो पढ़ने का मजा आएगा, राइट। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, क्या है, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षार को हम लोग कहते हैं अल्कली, क्या कहते हैं, अल्कली। जल में यानी इसमें जो अल्कली में कौन कौन होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है, फ्रांसियम, ये सब ये सब को हम लोग अल्कली कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्कली में कहते हैं, ठीक है। चलिए ये साइज की बात करेंगे, आकार की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा आकार यानी इधर से सबसे बड़ा आकार किसका होगा, फ्रांसियम का होगा, सबसे छोटा आकार किसका, लिथियम का होगा, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, साइज समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब में हमारा +1 ही है, सब में क्या है, सब में +1 ही है। संयोजकता हमारा कितना हो जाएगा, संयोजकता हमारा जो हो जाएगा सबका +1 होगा, क्या होगा, +1 होगा। आकार की बात करें पता चल गया। एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, यहीं पे आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऊर्जा। तो इसमें जो हमारा सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का होगा, सबसे कम किसका होगा, सबसे ज्यादा लिथियम मैक्सिमम, और सबसे कम हमारा फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, इसको बहुत जगह नहीं लिया जाएगा, सीजियम का सबसे कम हो जाएगा। और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है आपका, यानी आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन सा तत्व है, सीजियम याद रखिएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो आपने बताया फ्लोरीन, ठीक उसी तरह से सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन है, तो सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक आपका सीजियम है, क्या है, सीजियम है, ये याद रखिएगा। मुख्य बातें जो बातें आने वाली थी, मैंने आपसे प्रश्न जो पूछे जा सकता था मैं आपको बताया। चलिए अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न आपका क्या है, आवर्त सारणी में अधातु का स्थान क्या है। तो आवर्त सारणी लेफ्ट से शुरू होता है, राइट तक जाती है, ठीक। एलिमेंट का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, तो इधर होता है धातु मेटल और इधर होता है नॉन मेटल। तो अब भी आप बताइए मुझे, ये आपका किस है, आप मान लो कि यहां बीच में ये आपका लेफ्ट साइड और ये आपका राइट साइड, यानी अधातु जो होता है दाएं तरफ होता है, किधर होता है, दाएं तरफ, दाएं तरफ, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, दाएं तरफ होता है, दाएं तरफ लिखा हुआ है। चलिए अधातु किधर होता है, दाएं तरफ होता है। जनरली ये जो शुरू होता है कहां से, ये शुरू होता है समूह अधातु शुरू होता है जनरली कहां से, समूह 14 से लेकर के 18 तक, 14 से लेके 18 तक में अधातु है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रश्न जो है अधातु किस समूह से शुरू होती है, तो 14 से जनरली, और कहां तक आपको जाती है, 18 तक, ठीक है। चलिए किधर आवर्त सारणी में, किधर, लेफ्ट साइड में, किधर, सॉरी राइट साइड में होती है, किधर होती है, राइट साइड में होती है। और अधातु जो भी होती है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कक्ष में होगा, बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होगा 4 5 6 7 होगा, 4 5 6 7, ये सब अधातु का प्रमाणित है, क्या है। और हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट उसमें धातु अधातु और उपधातु सब पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न हमारे पास, देखिए बताने को बहुत कुछ बताए जा सकते हैं, लेकिन मैटर ये रखता है कि आप कितनी बातों को ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए मैं उस सारी चीजों को क्या करता हूं, स्किप कर देता हूं, बस उतना ही चीज बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए कारगर हो और एग्जाम में पूछने की संभावना है। चलिए ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका, नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र है। नाइट्रो को बोलते हैं हम लोग NO2, क्या बोलते हैं, और NO2 का -1 होता है, और CH3 के ही साथ मेथेन पूछ रहा है, तो यहाँ CH3 मिथाइल ग्रुप वाला होगा, CH3+1 वाला होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3NO2, ये हमारा नाइट्रोमेथेन का फॉर्मूला होगा। क्योंकि इसका +1 और इसका -1 मिलकर के जब भी कंपाउंड बनता है, जब भी कोई यौगिक बनता है, तो वो हमारा न्यूट्रल चार्ज देता है, क्या देता है, न्यूट्रल चार्ज। तो न्यूट्रल चार्ज तभी होगा जब एक पॉजिटिव, यानी जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तभी न्यूट्रल कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, CH3NO2, ये आपका आंसर, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है,
साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये NOH को यूज किया जाता है। NOH को बोला जाता है कॉस्टिक सोडा। क्या बोला जाता है? कॉस्टिक सोडा बोला जाता है। NOH का दूसरा नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा है। दूसरी बात इसके बाद ये क्या है? एक बेस है। ये क्या है? बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर का है, क्षार है। इसी का प्रयोग किया जाता है किसमें? कागज विस्फोटक बनाने में, साबुन वगैरह बनाने में। ठीक है, आई बात समझ में? ये मुख्य बात है, ये याद रखिएगा। इसका जो कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा है। ये कैसा नेचर का होता है? क्षारीय नेचर का होता है। और इसका प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, रेयान बनाने में, कागज बनाने में। ये मुख्य बात है, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आइए अगला प्रश्न में। अगर यहीं पे आपसे पूछ दिया जाता कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कौन है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कौन है आपका? CaOCl2। मैं अनदर ऑप्शन पे नहीं जाता हूं, जो मुख्य बातें हैं मैं उसी पे होल्ड कर रहा हूं अभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एथेन के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। एथेन, एथेन जो होता है इसका मतलब एथेन जो है तो इसमें 2 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा। ये अल्केन, N लगा हुआ है, N लगा हुआ, इसका मतलब ये अल्केन ग्रुप का है। किसका है? अल्केन ग्रुप का। अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये याद रखिएगा फॉर्मूला, CnH2n+2। अल्कीन अगर पूछता, अल्कीन, अल्कीन पूछता तो इसका फॉर्मूला होता CnH2n। ठीक है, अल्काइन पूछता, अल्काइन, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, यहाँ N क्या है? N जो है नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है। एथ में जो, मेथ में जो होता है, मेथ अगर लिखा रहेगा मेथ, उसमें कार्बन 1 होता है। इथ लिखा रहेगा, एथ लिखा अगर रहेगा एथ, इसमें कार्बन 2 होता है। अगर प्रोप लिखा रहेगा तो इसमें कार्बन 3 होता है। ब्यूट लिखा रहेगा तो इसमें कार्बन 4 होता है। पेंट लिखा रहेगा तो इसमें कार्बन 5 होता है। पेंट में कार्बन होता है 5। हेक्स लिखा रहेगा तो कार्बन क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ आपका एथ लिखा हुआ, एथ मतलब क्या? कार्बन कितना? 2। तो N का वैल्यू 2 रखिए। C2, चलो H2O, H2, N का जगह 2 अब +2। ये 2 जो ऐड होगा ये हाइड्रोजन की संख्या में ऐड होगा। किस में होगा? हाइड्रोजन की संख्या में। तो क्या हो जाएगा? C2H4, C2H6 हो जाएगा। 4 तो यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं आप, तो C 2 4 और 2 6, C2H6 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ बनाइएगा तो ये आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएंगे। तो यहाँ सब डबल दे दिया CH3। ये हमारा काट दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3, यानी H3C। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच दिख गया, और 3 बॉन्ड जो बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ मिलकर के कितना? 4 बॉन्ड हो गए। तो 4 बॉन्ड इसका भी कंप्लीट, 4 बॉन्ड इसका भी कंप्लीट। 2 कार्बन है, 1 2, तो ये हमारा एथेन है। क्या है? एथेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न है, जीई के रासायनिक नाम की पहचान करें। ये हमारा है जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम है। इसके बारे में याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जाए जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना, तो परमाणु संख्या होता है 32। क्या होता है? ये किस फैमिली से है? ये कार्बन वाला फैमिली से। किससे? कार्बन वाला फैमिली से है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका जो कुछ रूप, कुछ गुण जो है आपका सिलिकॉन और टीन से मिलता हुआ नजर आता है। टीन और सिलिकॉन और टीन से मिलता हुआ नजर आता है। किसका? गैलियम का कैरेक्टर। आई बात समझ में? ये मुख्य बात है, याद रखिएगा। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 32। ये कार्बन के फैमिली वाला है। दूसरा कार्बन के फैमिली, अगर समूह की बात करें तो समूह 14, समूह 14। ठीक है, पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड हो जाएगा इसका 4th। क्या हो जाएगा? 4th पीरियड हो जाएगा। ये याद रखिएगा। एनी प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम नहीं। गैलियम 32 एटॉमिक नंबर। इसका जो गुण मिलता जुलता है टीन और सिलिकॉन से मिलता हुआ नजर आता है। तो मुख्य बात है जो भी पूछे जाने की संभावनाएं थी मैं आपको बता दिया। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके पास, यदि किसी धातु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका संवेग होगा। तो आप जानिए वेग को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कह रहा है कि पहले था v, अब हो गया 2v। संवेग जो होता है p, मोमेंटम, इसको हम लोग बोलते हैं mv। क्या होता है? mv। पहले था v, अब हो गया 2v। तो क्या हो जाएगा? m v के जगह 2v पुट करिए तो कितना हो जाएगा? 2mv। 2mv, और mv को ही मोमेंटम कहते हैं। पहले था हमारा मोमेंटम p, अब मोमेंटम कितना हो गया? नया मोमेंटम हो गया हमारा 2p-। मतलब कितना गुना हो गया? 2 गुनी होगी। क्या हो गई? 2 गुनी हो जाती है। अगर यहीं पे यांत्रिक ऊर्जा की बात करता, क्या करता? काइनेटिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। अगर मोमेंटम हमारा वेलोसिटी कह रहा है कि डबल हो जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा कितना होगा? तो यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला जाता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। तो हमारा ये कितना हो जाएगा बताइए? ये तो हमारा कांस्टेंट ही है। ठीक है, ये कांस्टेंट ही टर्म है m,
अब भी की जगह कितना 2v का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर हो जाएगा, 4v स्क्वायर हो जाएगा, 4v स्क्वायर। तो इसको बताइए, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया। ये 4 कितना हो गया, 4 गुनी हो गए। अगर आपका वेग 2 गुनी हो जाए, काइनेटिक एनर्जी पूछे तो 4 गुनी, संवेग पूछे तो 2 गुनी। जो फॉर्मूला है लिख लीजिएगा। मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। संवेग का अगर यूनिट पूछे, क्या हो, यूनिट पूछे, यूनिट क्या होगा, मास है ये केजी, वेलोसिटी है ये है मीटर पर सेकेंड। तो क्या यूनिट निकल के आ गया, केजी मीटर से पर सेकेंड, ये आपका यूनिट हो गया संवेग का। ठीक है, वेग का यूनिट क्या होता है, वेग का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ये सब लिखते जाइएगा, ये सब लिखते जाइएगा, तो आंसर आपका आ गया। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इज टू टाइम। देखिए, डिस्टेंस बाय कवर बाय ऑब्जेक्ट, इतना पहले जान लीजिए कि हम जो जानते हैं स्पीड बराबर, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बाय समय। डिस्टेंस पूछा है तो क्या है, डिस्टेंस रोकिए, डिस्टेंस रोकिए, क्या हो जाएगा, स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम। अगर स्पीड को हम लोग कांस्टेंट मान ले, स्पीड को क्या मान ले, कांस्टेंट मान ले, तो हमारा डिस्टेंस जो हो जाएगा समानुपाती किसके हो जाएगा, टाइम का। यानी जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। तो बताइए, स्पीड को अगर हम स्थिर मान ले, कांस्टेंट मान ले, तो दूरी जो होगा समानुपाती हो जाएगा किसके, समय का हो जाएगा। तो हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। मैंने ये चीज बता दिया, आप यहां याद रखिएगा। ये किसके लिए है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब समझ रहे हैं कि एक समय यानी हर समय में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। जितना यानी डिस्टेंस समानुपाती है टाइम का, जितना टाइम लगेगा उतना दूरी कवर होगा, ये मेंशन होगा। ये फिजिक्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। चलिए अगला प्रश्न पे आइए, त्वरण की एसआई मात्रक क्या है। त्वरण की एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। पहले त्वरण एक्सलेशन, त्वरण को हम लोग एक्सलेशन यानी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, v बाई टी होता है, v बाई टी, ये याद रखिएगा, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। या इसी को लिखा जाता है v माइनस यू बाई टी, ऐसा भी लिखा जाता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस टी, ये मतलब बाई टी। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट किया, फाइनल मतलब जहां जाके रुक गया। आई बात समझ में, उसी को कहते हैं फाइनल और इनिशियल। एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, यहां तक याद रखिएगा। दूसरा, एक्सलेशन जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, यूनिट हो गया, यूनिट यहां से निकाल लीजिए। एक्सलेशन बराबर त्वरण बराबर वेलोसिटी, v बाई टी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर बाय सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और नीचे ऑलरेडी टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर बाय सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड, तो क्या हो जाएगा, सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा बताइए, सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को लिखिएगा तो मीटर सेकंड पर -2 हो जाएगा इनवर्स। आई बात समझ में, तो आंसर ये हो गया आपका कौन सा, मीटर पर सेकंड। इसको लिख लीजिएगा। एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन यानी रेट ऑफ चेंज में वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रहा है उसी को हम लोग एक्सेलेरेशन कहते हैं। इसके लिए एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट जो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। आइए अगला प्रश्न पे, अगला प्रश्न है आपका, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या। आवेश का मतलब चार्ज होता है, तो क्यों का एसआई मात्रक जो होता है कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम। आंसर है कूलॉम, हाँ कूलॉम है। ठीक है, चलिए इसका अगर आपके ये एसआई मात्रक पूछा है, अगर सीजीएस यूनिट पूछता क्या हो जाता, सीजीएस मात्रक पूछता था क्या बोलते हैं आप, स्टैटो कूलॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटो कूलॉम, ये याद रखिएगा। यानी चार्ज का, आवेश का सीजीएस यूनिट क्या है, स्टैटो कूलॉम है। और 1 स्टैटो कूलॉम बराबर कितना कूलॉम होता है, तो 1 स्टैटो कूलॉम यानी 1 कूलॉम जो होता है 1 कूलॉम यानी 10 के पावर 3 × 10 के पावर 9, ये स्टैटो कूलॉम होता है। ESU बोलते हैं हम लोग इसको, स्टैटो यूनिट बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। यानी 1 कूलॉम बराबर कितना, 1 कूलॉम जो है 1 कूलॉम बराबर हमारा है 3 × 10 के पावर 9, 3 × 10 के पावर 9 स्टैटो कूलॉम्स। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। मतलब आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम हो गया, सीजीएस मात्रक की अगर बात करेंगे तो स्टैटो कूलॉम्स हो गया। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे, अगला प्रश्न है आपका,
एज पर थर्मोडायनामिक सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मास विथ इट्स सराउंडिंग। देख आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब क्या, जो किसी से जुड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल अलग रहेगा, तो ना उसमें हीट का चेंजिंग आएगा, ना ही उसमें मास का चेंजिंग। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, स्थिर मतलब अलग है, कि सेपरेट है, क्या है, सेपरेट, अपार्ट है, अलग है। चलिए तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अगला प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का ऐसा मात्रक क्या है। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल है, क्या है, जूल है। डेसिबल किसका मात्रक है, साउंड का, लिख लीजिए। हर्ट्ज किसका मात्रक है, फ्रीक्वेंसी का। और पास्कल किसका, प्रेशर, दाब का। ठीक है, चलिए वर्क का बारे में, तो वर्क का जूल हो गया। वर्क के बारे में पूछे तो कैसा ये है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रहेगा, अदिश राशि है। फॉर्मूला क्या होता, वर्क जो होता है हमारा पास, वर्क बराबर एफ डॉट एस, डॉट जहां लगता है ये स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, डॉट हटाइएगा तो आएगा कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। हमने बताया था कि जब थीटा 0 होगा, 0 डिग्री होगा, तो हमारा कॉस का वैल्यू जो होगा, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। ठीक है, अगर हमारा थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 होता है, कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 डिग्री कितना 0। अगर थीटा का वैल्यू हमारा 180 डिग्री हो जाए तो कॉस 180 होता है, कॉस 180 होता है -1, -1। वहीं पे पुट कर लीजिए, आपके पास वर्क बराबर क्या है, वर्क बराबर है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। एंगल पुट करिएगा हमारा, अगर हमारा जो है वर्क, अगर हम 0 डिग्री रखते हैं, कॉस 0 डिग्री, एफ एस कॉस 0, तो ये हमारा मैक्सिमम 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 0 डिग्री 1 है, तो जो भी हमारा आएगा तो क्या आएगा, वर्क बराबर एफ एस ही आएगा। क्या आएगा, एफ एस, अरे यार एफ एस आ जाएगा। चलिए ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। क्या हो गया, मैक्सिमम कब, वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल कितना होगा 0 डिग्री। वर्क मैक्सिमम कब, जब एंगल 0 डिग्री। वर्क मिनिमम कब, वर्क मिनिमम कब, जब एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये मिनिमम हमारा मिनिमम कितना -1, -1। एंगल कितना होगा, जब 180 डिग्री। और वर्क कुछ भी नहीं हो कब, जब एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। वर्ग कुछ भी नहीं होगा, एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। वर्ग नेगेटिव होना चाहिए, वर्क नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। वर्क हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, एंगल होना चाहिए 0 डिग्री। चलिए ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा। आइए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न, ओम के नियम को दर्शाने वाला सूत्र को पहचाने। ओम के नियम, V = जानते थे आप, क्या होता था, IR, ये याद रखिएगा। ऐसा मात्रक वोल्ट का हमारा वोल्ट होता है पोटेंशियल का। I का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, R का ऐसा मात्रक होता है ओम। सब सिंबल दिया है, सब सिंबल। अब बताइए I और R के बीच कैसा रिलेशन है, गुना का, मल्टीप्लाई का। तो क्या हो जाएगा, V = एम्पियर इंटू ओम, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। जहां पे पोटेंशियल जो होता है, विभवांतर जो होता है, समानुपाती होता है किसका, करंट का। और आर क्या है, आर एक स्थिरांक है, आर एक कांस्टेंट है। आर जिसको, ये निर्भर करता है किस पे, मटेरियल पे, कि मटेरियल आपने कैसा लिया है। मटेरियल दैट मींस क्या है, तो कंडक्टर, चालक पर निर्भर करेगा। जैसा चालक होगा वैसा प्रतिरोध होगा, जैसा चालक होगा वैसा प्रतिरोध होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, V = A ओम। क्यों होगा, ये फॉर्मूला ये याद रखिएगा। यानी ओम्स लॉ से V जो होता है पोटेंशियल, विभवांतर समानुपाती होता है किसका, धारा का। और हमारा प्रतिरोध जो है R क्या है, प्रतिरोध, ये हमारा कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। ये निर्भर करता है चालक पर, किस पे निर्भर करता है, चालक पे। तो आंसर ये हो जाएगा हमारा 27 का A नंबर द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आइए। कह रहा है क्या, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है। तो ये देखो, मान ली सबसे पहले पोटेंशियल जो होता है हमारे पास, वर्क बाई चार्ज होता है। वर्क बाई क्या होता है, चार्ज होता है, ये याद रखिएगा, वर्क बाई चार्ज होता है। मतलब चार्ज जो है यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तभी जाकर के वर्क होगा, तभी जाकर क्या होगा, वर्क होगा। चार्ज का डिस्प्लेस तब होगा, तभी जाकर के वर्क होगा। और उसी डिस्प्लेस को हम पोजीशन को कहते हैं वर्क। जब मान लो कि यहां से यहां फ्लो किया, तो फ्लो किया, मूव किया तो वर्क हमारा क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। ये सारी जो भी इंस्ट्रूमेंट आप जोड़े हुए हैं, तो ये इसका मतलब समझते हैं आप कि अच्छा चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज वहां तक गया तो हमारा ये बल्ब जल गया। तो बल्ब का जलना एक काम हो गया, किसके जाने से हुआ, चार्ज के वहां तक पहुंचने से हुआ। तो इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, विभव। यानी हमारा क्या हो जाएगा, वर्क 1 चार्ज, यानी वर्क जो होता है V × Q, वर्क बराबर, यानी आप अभी पढ़े क्या पढ़े, वर्क बराबर काइनेमेटिक्स से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आखिर यहाँ डिस्प्लेस कौन हो रहा है, चार्ज हो रहा है।
चार्ज हो रहा है, यहाँ फोर्स का है, यानी एक पोटेंशियल ही को हम लोग लुक लाइक फोर्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ हमारा आगे आपके पास चले, ठीक है। तो रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, V बराबर वर्क डन बाई चार्ज। ऐसा मात्रक यहाँ से पूछे, पोटेंशियल का तो वोल्ट होता है, ऐसा मात्रक वर्क है, इस वर्क कहीं भी रहे इसका ऐसा मात्रक जूल होता है, चार्ज है, चार्ज का ऐसा मात्रक कूलॉम, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में, चलिए आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है, 1926 में पदार्थ की असतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। असतत मतलब सस्टेनेबल पदार्थ के बारे में जो बताया गया था, वो बताए थे जीन बेप्टिस्ट पेरिन ने। जीन बेप्टिस्ट पेरिन ने, ये दो बातें याद रखिएगा, एक ब्रोमियन मूवमेंट था, एक ब्रोमियन मूवमेंट, ठीक है, ब्रोमियन मूवमेंट मतलब गति, और दूसरा आइंस्टीन के थ्योरी पे इन्होंने काम किया, और इसी काम की वजह से जो असत मतलब उसको क्या बोलते हैं अभी, सस्टेनेबल पदार्थों के बारे में जो स्थिरता आती है उसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया, और उसी पे इनको नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के केस में। तो ये हमारा है जीन बेप्टिस्ट पेरिन, नाम है जीन बेप्टिस्ट पेरिन। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग, 7 रंग निहित होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं, विजिबल लाइट। यहाँ इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है रेडियो वेव, याद रखिएगा रेडियो वेव। उसके बाद जो होता है माइक्रोवेव, उसके बाद जो होता है आपका इंफ्रा, हमेशा याद रखता, भूल जाता लोग, इंफ्रा रे। उसके बाद जो आपका रहता है इंफ्रारेड के बाद विजिबल रे। उसके बाद जो होता है विजुअल रे के बाद अल्ट्रावायलेट रे, उसके बाद होता है एक्स रे, उसके बाद होता है गामा रे, ठीक है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, रेडियो वेव का। बस उल्टा, इसी एनर्जी जो होता है इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी एनर्जी का जो ऑर्डर होगा जस्ट इसका उल्टा, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट, जिसका ज्यादा वेवलेंथ उसका कम एनर्जी। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एनर्जी का ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर लिख लीजिए आप। सबसे लास्ट में कौन है, गामा रे, तो गामा में सबसे ज्यादा एनर्जी। उसके बाद कौन है, एक्सरे है, एक्सरे में सबसे ज्यादा एनर्जी। उसके बाद कौन है आपका, उसके बाद विजिबल है, विजिबल में आपका एनर्जी। उसके बाद कौन है, सॉरी यानी विजिबल से पहले जो है आपका अल्ट्रावायलेट है, यूवी रे है, अल्ट्रा रे। उसके बाद का है विजिबल है, विजिबल के बाद कौन है, इंफ्रा रे। उसके बाद कौन है, माइक्रोवेव। उसके बाद कौन है, रेडियो वेव। ये एनर्जी का है। और विजिबल रे को ही 7 भागों में बांटा गया है, 7 लग, यानी वायलेट, ग्रीन, जो इसका क्या बोलते हैं, विप गेयर, या याद रखिए इसको, एक ट्री बना लीजिए विजिबल का ले बारे में। क्या बना लीजिएगा, इस तरह से बना लीजिए, हाँ, VGYOR, ठीक है। आई यहाँ नहीं लिए, ये इंडिगो जो है ये टर्सरी कलर है। भी आपके पास जो प्राइमरी कलर है, ब्लू येलो और रेड जो है ये प्राइमरी कलर है, ये याद रखिएगा प्राइमरी कलर। VGO जो है ये सेकेंडरी कलर है, VGO जो है ये हमारा सेकेंडरी कलर है, और इंडिगो ट्राइस्टी कलर है। इधर से आइएगा, V से शुरू करिएगा, इधर से जाना शुरू करिएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, यानी रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ और V का सबसे कम वेवलेंथ। एनर्जी की बात करिएगा ये वेवलेंथ वाला है, एनर्जी की बात करिएगा तो हमारा रेड का सबसे कम एनर्जी और V का सबसे ज़्यादा एनर्जी। ये ऑर्डर याद रखिएगा, ये ट्रिक आपको बता दी है। ये क्वेश्चन आप भूलिएगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि 30 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लगातार प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। जब एग्जाम में जाइएगा प्रश्न छूटेगा नहीं, ये वादा है, ठीक है। मतलब एक शेर के साथ
मत कोसो मजबूरियों को, मत कोसो लाचारियों को, मतलब मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। गरीब ही नाम पैदा करता है, इतिहास रचता है। तो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बिहार एसएससी सामने है, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप कामयाब हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच।